स्वागत है। आज की क्लास में हम दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि दो रेखाएं सदिश रूप में दी गई हैं तो उनके बीच हम कोण किस तरीके से ज्ञात करते हैं। या अगर आपके पास एक रेखा दी गई है, रेखा R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, इसको हम लिखते हैं A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी रेखा दी गई है वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। इन दोनों के बीच आपको कोण ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि यदि मान लीजिए रेखा का ये जो सदिश फॉर्म है, यानी वेक्टर R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, तो इसके बारे में जानते हैं ये किस तरीके की रेखा होती है। ये रेखा जो है एक बिंदु से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश A होता है तथा ये सदिश B के समांतर होती है। ऐसी रेखा की इक्वेशन को हम लिखते हैं R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो यहाँ पर आपको दो रेखाएं दी गई हैं। पहली रेखा जो है बिंदु A से गुजर रही है और B1 के समांतर है या B1 के डायरेक्शन में वो जाती है। दूसरी रेखा है वो बिंदु A2 से गुजरती है और B2 के डायरेक्शन में जाती है। हमको इन दोनों के बीच एंगल ज्ञात करना है, यानी इन दोनों जो दिशाएं हमको दिखाई दे रही हैं B1 और B2। तो यहाँ पर जो दो सदिश B1 और B2 दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, तभी हम रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके बीच के कोण के लिए cos थीटा की वैल्यू मालूम है, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 डॉट मॉड B2। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दोनों रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आएगा, यदि मान लीजिए हमें ये कहा जाए कि दोनों रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू यदि 90 से कम होती है तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और cos थीटा की वैल्यू यदि 90 से ज्यादा होती है, सेकंड चतुर्थांश में चली जाती है, तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि दो रेखाएं दी गई हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच का आप न्यून कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें आप जो है यदि थीटा जो है न्यून कोण है, इस तरीके से अगर वो थीटा न्यून कोण हो तो आपको पता है कि न्यून कोण के लिए cos थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस कारण से यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, cos थीटा इक्वल टू ये मॉड में लिखेंगे मॉड B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाली है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आती है देन वहां पर हम कहेंगे कि दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बन रहा है। तो ये तो इसका सदिश फॉर्म हुआ। यदि आपको देखा है सदिश फॉर्म में दी गई है तो आप जो है इनके बीच के एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर दोनों रेखाएं लंबवत होंगी तो क्या होगा। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि अगर रेखाएं लंबवत है तो रेखाएं लंबवत कब होंगी, जब cos थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, और थीटा की वैल्यू 90 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है देन cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए, B1 डॉट B2 की वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि B1 डॉट B2 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब हम क्या कहेंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो लंबवत है। ठीक है, और सेकेंड है कि अगर मान लीजिए रेखाएं जो है वो समांतर है, तो आप जानते हैं कि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उस कंडीशन में आप पहली रेखा B1 को लिख सकते हैं लैम्डा B2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लैम्डा B2। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तब हम क्या कहेंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो आपस में समांतर है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी कभी दो रेखाओं के बीच एंगल ज्ञात करना है तो रेखा का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाएगा, तो आप यहाँ से B1 और B2 की वैल्यू निकालेंगे। B1 और B2 जो है वो रेखा के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, इसलिए जब आपको एंगल ज्ञात करना है तो किस डायरेक्शन में रेखाएं जाती हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, A1 A2 की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, B1 और B2 की। और B1 और B2 के बीच आपको एंगल चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। और यदि दोनों रेखाएं लंबवत होंगी तो B1 डॉट B2 की वैल्यू को 0 होना चाहिए, और दोनों रेखाएं यदि समांतर होती हैं तो B1 इक्वल टू लैम्डा B2 के फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई हैं तब हम उनके बीच के कोण को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। कार्तीय रूप में रेखा का जो समीकरण होता है, ये हम पहली रेखा लेते हैं x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1।
ये पहली रेखा है, ठीक। और सेकेंड रेखा हम लेते हैं x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये किस टाइप की रेखाएं हैं? पहली जो रेखा है ये बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है और उस रेखा की जो दिक् अनुपात है वो है a1, b1 और c1। दिक् अनुपात है मतलब वो डायरेक्शन को बताएंगे। सेकेंड रेखा जो है वो x2, y2, z2 से गुजरेगी और उस सेकेंड रेखा की जो दिक् अनुपात है वो होंगे a2, b2 और c2। तो अगर रेखाएं जो है कार्तीय फॉर्म में दी गई हैं तब हमें cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहली रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे यानी a1, b1, c1 की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी रेखा के लिए दिक् अनुपात a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों के बीच एंगल चाहिए तो आप cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है ये दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात है। इसी में यदि मान लीजिए आपको दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन जिसे कहते हैं LMN इस फॉर्म में दिया जाएगा तभी आपका फॉर्मूला यही रहेगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और अंडर रूट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। और वहां पे क्या होता है, अगर दिक् कोज्या है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आपको मालूम है कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इस फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम दो कंडीशन लेते हैं कि यदि रेखाएं लंबवत हो जाएंगी तो लंबवत है अगर रेखा ये दोनों तो क्या होना चाहिए, cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0। तो रेखाएं लंबवत तब होंगी जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। और सेकेंड कंडीशन कि अगर मान लीजिए रेखाएं जो है वो समांतर हैं तो समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और ये इक्वल हो जाता है यदि c1 अपॉन c2 एक अचर लैम्डा के बराबर, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको सदिश फॉर्म दिया है या उसका कार्तीय रूप दिया है। सदिश फॉर्म में दिया है देन cos थीटा की वैल्यू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, ठीक है। और अदिश फॉर्म में दिया है तो आप यहाँ से इसकी दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। दिक् अनुपात ज्ञात करने के बाद cos थीटा का ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है रेखाओं r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k और सेकेंड है r इक्वल टू 7i माइनस 6j माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। इन दोनों के बीच हमको कोण ज्ञात करना है। तो इसके बीच कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें देखें कि b1 और b2 की वैल्यू क्या है। तो हम सबसे पहले इसमें तुलना करते हैं। यहाँ पर रेखा 1 व 2 की तुलना, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, इसका रेखा का जो सदिश का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से करते हैं। तो इससे करने पर तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए ये क्या होगा, ये a1 बनेगा और लैम्डा के साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में वो b1 बनेगा। सेकेंड वाले के लिए ये जो है ये क्या है, a2 है यानी इस बिंदु से होकर गुजरती है रेखा और ये b2 है यानी उस डायरेक्शन में वो रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a1 और a2 से तो काम नहीं है, किसकी जरूरत पड़ेगी, b1 और b2 की। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालिए। b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 की वैल्यू हमको मिल रहा है i प्लस 2j प्लस 2k। हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लगाते हैं cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 डॉट मॉड b2। वैल्यू रखते हैं देन cos थीटा इक्वल टू आपको मिल जा रहा है b1 की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k का डॉट लेना है हमें,
किसके साथ, B2 यानी कि I प्लस 2J प्लस 2K के साथ, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट B1, तो अंडर रूट B1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट B2, तो B2 यानी इसका आपको मॉड लेना है, मॉड B2 यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि जब आपको दो सदिशों का अदिश गुणा लेना होता है तब I और I का गुणा 1 होता है, J और J का गुणा 1 होता है, और K और K का गुणा 1 होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो 0 हो जाती हैं। तो 3I और I का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3, 2J प्लस 2J, तो ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6K प्लस 2K, तो ये हो जाएगा प्लस 12। नीचे आ रहा है अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 36, और सेकेंड अंडर रूट में आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस 4, 10, ये हो जाएगा 12 4 16, 16 3 19, ये 19 हो गया। नीचे में 36 और 4 40, 49, और सेकेंड में रूट में आ रहा है 9, तो आपके पास मिल रहा है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 यानी कि 19 अपॉन 21। आपको थीटा की वैल्यू पूछा है तो थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो इस तरीके से अगर आपको दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखाएं यदि सदिश फॉर्म में दी गई हैं और उनके बीच का अगर आपको एंगल चाहिए तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी से, और पहले वाली रेखा के लिए b1 की वैल्यू, दूसरी वाली रेखा से आपको b2 की वैल्यू मिलेगी, दोनों के बीच एंगल चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 डॉट मॉड b2। यहाँ पे यदि यहाँ पे हम क्या देखते हैं 19 अपॉन 21 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे बोलता है न्यून कोण ज्ञात कीजिए और ये सपोज निगेटिव आ जाता तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मॉड लेते, यहाँ पर ये फॉर्मूले में यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा मॉड ले लीजिए, न्यून कोण ज्ञात करना है तो मॉड ले करके डायरेक्ट आप वहाँ पे इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी गई हैं जो कार्तीय रूप में है और हमें कहता है कि इन दोनों के बीच आप कोण ज्ञात कीजिए। तो जब रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई हैं और उनके बीच आपको एंगल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात है उनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर दोनों के इसके दिक् अनुपात मालूम होंगे तभी आप उनके बीच के एंगल को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेखा 1, यहाँ पर ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेखा 1 के दिक् अनुपात A1 की वैल्यू, तो जो x प्लस 3 अपॉन 3 दिखाई दे रहा है तो नीचे जो है ये A1 है, यहाँ से B1 की वैल्यू लिखते हैं तो B1 की वैल्यू 5 है, C1 की वैल्यू लिखेंगे तो C1 की वैल्यू 4 है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रेखा 2 के दिक् अनुपात लेते हैं तो इसके दिक् अनुपात कंपेयर करें तो यहाँ से ये हो जाएगा A2 B2 और C2, तो A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 2। तो ये तीनों चीजें आपको मिल चुकी। अब हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है तो इनके बीच मध्य कोण को हम निकालते हैं पहले cos थीटा। cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखें A1 A2 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस B1 B2 5 इंटू 1 प्लस C1 C2 यानी कि 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B1 B2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। सेकेंड में आते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और थोड़ा सॉल्व करें, cos थीटा इक्वल टू
5 3 8, 8 और 8 हो गया 16, नीचे 25 और 16 और 9 ये 25, तो रूट 50 आ रहा है। 5 5 से 25, 2 से 50, यानी ये क्या है 5 रूट 2 है। इंटू यहाँ से 4 और 2 6 आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 6 आ रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा इससे, ये रूट 2 और रूट 2 मिल करके पूरा 2 बना देगा। तो अब हमें देखिए क्या मिल रहा है 16 अपॉन, यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 16 अपॉन नीचे 5, ये पूरा 2 बन चुका, 5 2 10 रूट 3, 10 रूट 3। कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो रूट वाली संख्या होती है वो हर में नहीं होना चाहिए ना, नीचे रूट नहीं आना चाहिए। अब नीचे रूट आ गया तब आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। आप रूट 3 बाई रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस थीटा इक्वल टू 16 रूट 3 अपॉन ये दोनों मिलके पूरा 3 बन गए, 10 3 जा 30। कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 2 से ये 8 टाइम कैंसिल होगा और ये 15 टाइम कैंसिल होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल रहा है 8 रूट 3 अपॉन 15। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू कॉस का इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार यदि सदिश फॉर्म दिया है दो रेखाओं का, तो दो रेखाओं का यदि सदिश रूप दिया जाएगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए, तो आपको b1 और b2 की वैल्यू ये चाहिए, यानी किस डायरेक्शन में वो सदिश जाते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए अदिश फॉर्म या कार्तीय रूप दिया जाएगा, तो कार्तीय रूप में आपको उसके क्या करना है, दिक् अनुपात ज्ञात करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और यहाँ से दोनों रेखाओं के बीच के एंगल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि रेखाएं, यहाँ पर आपको दो रेखाएं दी गई हैं जो कि इसमें कार्तीय फॉर्म में है। ये दोनों रेखाएं जो है वो कैसी है, लंबवत है, ये हमको प्रूफ करना है। तो दो रेखाएं लंबवत है या समांतर है या उनके बीच एंगल ज्ञात करना है, कौन डिसाइड करेगा, इनके जो दिक् अनुपात है वो बताएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो रेखाएं हमको दी गई है उन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेखा 1, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो हम क्या करेंगे, पहली रेखा यानी रेखा 1 के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसके दिक् अनुपात जो है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि a1 की वैल्यू 7 आ रहा है, b1 की वैल्यू जो है -5 है और c1 की वैल्यू जो है वो 1 है। सेकेंड रेखा, तो रेखा 2 के दिक् अनुपात यहाँ पर a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 3 है। दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हमको मिल गए। यहाँ पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि ये जो रेखाएं आपको दी जा रही हैं वे रेखाएं जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 होना चाहिए, है ना। यहाँ जैसे x -5, y +2, y का कोफिशिएंट क्या है 1, z है, z का कोफिशिएंट क्या है, यानी x y z के कोफिशिएंट हमेशा +1 होता है। उसके बाद में जो माइनस या प्लस आता है वो डिसाइड करता है कि वो कौन से पॉइंट से होकर के गुजरने वाला है। सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे देता -x + 5/7, तो आप अगर इस फॉर्म में रहेगा और ये बाकी चीजें अगर ऐसी हैं y + 2/-5 = z/1। अब कई बार होता क्या है कि हम हड़बड़ी में क्या करेंगे कि जो नीचे की चीजें हैं वो दिक् अनुपात है, ऐसा हम जल्दबाजी में करते हैं और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन जब भी आपको रेखा का इक्वेशन दिया जाएगा कार्तीय रूप में, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर x, y और z के कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे x1, y1 और z1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जैसे अगर ऐसा आ गया तो आप इसको पहले चेंज कर लें, ये क्या हो जाएगा x -5, माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये जो माइनस कॉमन निकलेगा उसको आप नीचे लेके चले जाएंगे और इक्वल टू y + 2/5 -5 = z/1। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, z यानी कि z -0। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब इसके जो दिक् अनुपात है वो -7, -5 और 1 है। तो अक्सर कई बार ये गलती हो जाती है कि हड़बड़ी में हम क्या करेंगे, जैसा रेखा की इक्वेशन दिया है नीचे में a1 b1 c1 ऐसा मान लेते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि x, y और z के कोफिशिएंट हमेशा +1 रहने चाहिए, वो सामने दिखने चाहिए।
और उसके बाद पे फिर आप नीचे में देखेंगे और वो उसके दिक् अनुपात होंगे। तो ये सावधानी हमेशा आप लोग रखेंगे। यहाँ पर हमारे इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर प्लस एक्स है, प्लस वाई है, प्लस जेड है, कोफिशिएंट 1 था। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट इसका प्लस 1 था। यानी ये पहली रेखा जो है कौन से पॉइंट से गुजरती है, देखिए 5 - 2 0 इससे गुजरती है, और इसके दिक् अनुपात है 7 - 5 1। इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना, कौन से बिंदु से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात क्या होते हैं। सेकंड जो रेखा है वो 0 0 0 यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली है, और उसके दिक् अनुपात जो है 1 2 और 3 है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात कर चुके। हमें क्या कहता है कि आप बताइए कि ये परस्पर लंबवत है। लंबवत होने के लिए हम कंडीशन क्या जानते हैं, दो रेखाएं लंबवत तब होती हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 1 प्लस -5 × 2 प्लस 1 × 3। तो ये हो गया 7 - 10 प्लस 3 इक्वल टू 10 - 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 की इक्वल आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए रेखाएं लंबवत हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आसान तो है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ना, कि आप जो है हड़बड़ी में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू जो है हमेशा गलती होती है कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 चेक करना है। इसी क्वेश्चन में आपके पास और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो आपको रेखाएं दी जाएंगी और उनको समांतर बताना है ना। तो उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे, यही प्रोसेस रहेगा, उसको मैं आप नहीं समझा रही हूँ, वही प्रोसेस रहेगा। उसमें भी आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे, और यदि समांतर बताना है आपको तो आप चेक करेंगे a1/a2 की वैल्यू चेक करेंगे, b1/b2 की वैल्यू चेक करेंगे और c1/c2 की वैल्यू चेक करेंगे। अगर तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तीनों रेशियो यदि इक्वल आ जाते हैं, देन हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू इक्वल आ जा रही है, इसलिए रेखाएं जो है वो आपस में समांतर होंगी। तो लंबवत की कंडीशन और समांतर की कंडीशन सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ में क्वेश्चन दिया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -1 3 से गुजरती है तथा इन दोनों रेखाओं के लंबवत है। तो आपको क्या कहता है कि इन दोनों रेखाओं के लंबवत है, यानी सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन दोनों रेखाओं का डायरेक्शन क्या है। ये इसको लेते हैं पहला और ये है दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा एक कौन से सदिश के समांतर है। तो आपने देखा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेखा का इक्वेशन दिया है r = a + λb, तो इसका मतलब होता है ये जो रेखा है वो a बिंदु से होकर के गुजरती है, यानी ऐसा बिंदु जिसका स्थिति सदिश a है, और ये b इसके समांतर होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली रेखा है ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है और इसके समांतर है, इसको बोलते हैं b। तो रेखा एक सदिश b1 की वैल्यू आ रही है 2i - 2j + k, इसके समांतर होगी। और इसी तरीके से हम रेखा 2 की तुलना करें तो रेखा 2 जो है वो ये होगा सदिश, इसके लिए हम b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो b2 की वैल्यू है i + 2j + 2k, इसके वो समांतर है। हमको क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको ऐसा सदिश चाहिए, ऐसी रेखा की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए। तो दोनों रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, जब आपके पास दो सदिश का आपने सदिश गुणन पढ़ा हुआ है ना, सदिश a है और सदिश b है, जब हम इन दोनों का सदिश गुणन पढ़ते थे यानी a × b पढ़ते थे, तो a × b की वैल्यू हम लिखे थे mod a mod b sin θ n। जो n होता है वो डायरेक्शन बताता है, और वो डायरेक्शन कैसा होता है, वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर n होता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों, ये इसके भी समांतर होने, इसके भी लंबवत होनी चाहिए और इसके भी लंबवत होनी चाहिए, यानी आपको b1 और b2 दोनों के लंबवत डायरेक्शन में चाहिए। यानी क्या लेना है आपको, b1 × b2 के डायरेक्शन में लेना है।
यानी आपको ऐसी रेखा चाहिए जो इस बिंदु से गुजरे और B1 क्रॉस B2 के समांतर हो। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट रेखा जो हमें चाहिए उसको लिखते हैं अभीष्ट रेखा क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए B1 क्रॉस B2 के समांतर होगी। अब B1 क्रॉस B2 के समांतर होगी और कौन से बिंदु से गुजरेगी, तो समांतर है तथा कौन से पॉइंट से गुजरने वाली है, वो 2, -1 और 3 से गुजरेगी। अब आपको क्या मालूम है कि अगर मान लीजिए कोई रेखा है जो A से गुजरती है और B के समांतर होती है, देन हम रेखा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, R = A + λB। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हमें रेखा का समीकरण क्या मिलना चाहिए, तो हमें रेखा का समीकरण मिलना चाहिए R = ये A की वैल्यू बनाने वाला है ना, तो ये हो जाएगा 2i - j + 3k + लैम्डा। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो B की वैल्यू हो जाएगा B1 क्रॉस B2, क्योंकि इसके समांतर होने वाली है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके भी लंबवत है और ये इसके भी लंबवत है। तो हमको जो रेखा चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों की जो लंबवत डायरेक्शन है उसके समांतर होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे B1 क्रॉस B2, देन हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम फाइंड करते हैं B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 दे करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर हमको मान रखना है। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, दोनों का सदिश गुणन लेते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना आता है I J K। पहले B1 के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 - 2 1, 2 - 2 1। फिर B2 के I J K कोफिशिएंट 1 2 2। देन B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमको मिल रही है I के साथ में -4 -2, यानी कितना हो जा रहा है, -6 + J के साथ में 1 - 4 -3 मिलेगा, प्लस K के साथ में ये वाली लाइन छूट जाती है, 4 + 2 6। तो ये हमको मिल रहा है -6i -3j + 6k। तो आप इक्वेशन 3 में वैल्यू रखें, में मान रखने पर हमको अभीष्ट रेखा प्राप्त होती है। अभीष्ट रेखा क्या हो जाएगी, R = यहाँ पे वैल्यू देते हैं 2i -j + 3k के साथ प्लस करेंगे लैम्डा। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ रही है -6i -3j और +6k, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आपको दो रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे, दो रेखाओं के समीकरण में दोनों रेखाओं की लंबवत रेखा चाहिए आपको, तो दोनों की लंबवत रेखा चाहिए, मतलब आपको कैसी रेखा चाहिए, दोनों की क्रॉस करेंगे, मतलब इनका सदिश गुणन करेंगे B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 की समांतर रेखा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने कह रहा है जो बिंदु -1 3 2 से होकर गुजरती है, और यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं जो कार्तीय रूप में है, इन दोनों रेखाओं के लंबवत है। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें जो दो रेखाएं दी गई थी वो दोनों कैसी थी, सदिश फॉर्म में थे, और अभी क्या है, कार्तीय फॉर्म में है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी आप सदिश फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कार्तीय रूप में दिया है तो उसी अनुसार से अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रेखा जो है, फॉर्मूला क्या है, x1 y1 z1 से गुजरती है, और यदि मान लीजिए उसके दिक् अनुपात a b और c है, तब उस कंडीशन में आपको रेखा का जो समीकरण होता है, क्या पढ़े हम लोग, x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। ये रेखा का इक्वेशन हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रेखा चाहिए वो रेखा -1 3 2 से होकर के गुजरनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें अभी हमें दिक् अनुपात नहीं मालूम है ना। दिक् अनुपात पता चल जाएगा तो हमको रेखा का पूरा जो है इक्वेशन पता चल जाएगा। तो हमारी जो रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजर रही है, -1 3 2 से गुजरती है। तो हमको जो रेखा चाहिए वो क्या चाहिए, रेखा कौन से पॉइंट से गुजरती है, -1 3 2 से गुजरती है, इसलिए, और इसके दिक् अनुपात को हम क्या लेते हैं, ABC मानते हैं। तो उसमें रेखा का समीकरण होगा x -1 यानी x + 1 / a, y -3 / 2 b और z -2 / c।
ये रेखा का इक्वेशन है। यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, यहाँ पर जो दूसरी रेखा आपको दी गई है वो है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। ये दूसरी रेखा है। तीसरी रेखा आपको क्या दी गई है, x+2/-3 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z+1/5। ये तीसरी रेखा दी गई है। तीनों रेखाओं के हम दिक् अनुपात भी ले लेते हैं साथ साथ। तो ये जो पहली रेखा है इसके दिक् अनुपात है a, b और c। दूसरी रेखा है इसके दिक् अनुपात क्या दिख रहे हैं, तो इसके दिक् अनुपात हमको दिख रहे हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। और तीसरी रेखा के दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात ये है -3, 2 और 5, -3, 2 और 5। हम क्या जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है, यहाँ पे भी हमें लंबवत ज्ञात करना है। तो दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट रेखा सेकंड रेखा की लंबवत है, फर्स्ट रेखा थर्ड रेखा के लंबवत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्योंकि रेखा 1 तथा रेखा 2 ये कैसे है, लंबवत है। तो यदि ये लंबवत है तो क्या होना चाहिए, तब a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या मिलेगा, a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू हमको मिल जाएगा 0। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसी तरीके से रेखा 1 जो है वो रेखा 3 के भी लंबवत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि रेखा 1 किसके लंबवत है, वो रेखा 3 के, इसके लंबवत है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, a1a2 से -3a प्लस 2b प्लस 5c की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, यहाँ से हम a, b, c की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इस a, b, c की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी ऐसी रेखा का इक्वेशन मिल जाएगा जो 2 और 3 पर लंबवत होंगे। तो अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 4 है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और इक्वेशन 5 है -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे, सबसे आसान वही पड़ता है ना। तो यहाँ पर x नहीं है, abc है। तो a कैसे सॉल्व करते हैं, जब a लिखेंगे तो a के लिए आप इन दोनों को जो a के कोफिशिएंट है उसको छोड़ेंगे। पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 10, माइनस करके आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 इक्वल टू b के लिए b के कोफिशिएंट को आप छोड़ देंगे और उल्टे तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -3 -9, माइनस का साइन दे करके यहाँ से 5 × 1 तो ये 5 हो जाएगा इक्वल टू c के कोफिशिएंट छूट जाएंगे 1 × 2 यानी कि 2, माइनस और माइनस प्लस 3 × 2 यानी ये हो गया 6। और इसकी वैल्यू को मान लेते हैं कि k के इक्वल है। तो a/4 इक्वल टू b/-14 इक्वल टू c/8 इक्वल टू k। तो हमको क्या मिल जा रहा है, a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू -14k और c की वैल्यू मिल रहा है 8k। ये a, b और c की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू को हम देख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + 1/a, तो a की जगह लिखेंगे 4k इक्वल टू y -3/b था, b की जगह -14k हो जाएगा, z -2/c था, c की जगह 8k हो जाएगा। सभी के नीचे से हम k को कैंसिल कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ यदि कॉमन निकलता है तो भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। 2 यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा। नहीं भी कैंसिल करना है तो इतना आपका आंसर हो गया है। और कुछ कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, x + 1/2 इक्वल टू y -3/-7 z -2/4। ये हमको रेखा का इक्वेशन मिल रहा है। कैसी रेखा है ये रेखा सेकंड और थर्ड इन दोनों के लंबवत होगी।